हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टैटिक जीके के साथ कुछ करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने डिस्कस तो किया है, बट एक बार फिर से मैं पंचवर्षीय योजना के बारे में रिवीजन करा देता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसका टाइम पीरियड की बात कर, यह योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। मॉडल की बात करते हैं, यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका प्रारूप के.एन. राज ने तैयार किया था। उद्देश्य क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का? इसका मुख्य ध्यान कृषि एग्रीकल्चर पर था। विकास की दर की बात करते हैं, जो लक्ष्य था 2.1% था, लेकिन 3.6% की वृद्धि हासिल की गई थी, जो लक्ष्य से अधिक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के प्रमुख बिंदु क्या थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करते हैं, 1956 से 1961 तक रहता है। मॉडल की बात करते हैं, यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका जो उद्देश्य था, इस योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया, जिसमें प्रमुख उपलब्धियां थी। इसी योजना के दौरान भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में आयरन स्टील प्लांट स्थापित किए गए। विकास की दर की बात करते हैं, लक्ष्य 4.5% का था और प्राप्ति 4.27% थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक क्यों असफल रही थी? 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। यह मॉडल सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था कृषि और उद्योग दोनों पर बल देना। असफलता के कारण ये थे, यह योजना 1962 के दौरान भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी और असफल रही। अन्य घटना की बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में, इसी दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था और 1965 में भारतीय खाद्य निगम, जिसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में एफसीआई का इस्टेब्लिशमेंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं योजना अवकाश की। योजना अवकाश, जिसको प्लान हॉलीडेज बोलते हैं, ये क्या था और यह कब हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद 1966 से लेकर के 1969 तक 3 वर्षों के लिए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। इसे योजना अवकाश कहा जाता है। इसी दौरान एक एक वर्ष की योजना शुरू की गई थी। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 की मुख्य बातें क्या थी? तो इसका टाइम पीरियड की बात करते हैं, 1969 से लेकर के 1974 तक थी। यह मॉडल अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी और इसका प्रारूप डी.आर. गॉडगिल ने तैयार किया था। उद्देश्य की बात करते हैं, इसका लक्ष्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना, डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये पहली बात हो गई। इसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 1974 में पहला परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पोखरण में किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 क्यों अद्वितीय थी? यह भारत का एकमात्र ऐसी योजना है जो अपने निर्धारित समय 5 वर्ष से पहले केवल 4 वर्षों में ही समाप्त हो गई। 1974 से लेकर 1978 तक ही रही थी। यह डीपी दर मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन था। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक क्या था? 1978 में सरकार बदलने के बाद मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर रोलिंग प्लान शुरू किया था। विश्व में इसके जनक डॉक्टर गुरनार मिर्डर थे। उनकी पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका उल्लेख है और भारत में इसे लक्कड़वाला ने लागू किया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के दौरान क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी? यह मॉडल आगात निर्गत मॉडल पर आधारित था, जिसको इनपुट आउटपुट मॉडल बोला जाता है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1982 में।
6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1980 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन पर कब्जा करने के लिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर के 1990 तक क्या नारा था? इस योजना का प्रसिद्ध नारा रोटी रोजी और उत्पादकता या भोजन काम और उत्पादकता था। इसी योजना के दौरान 1988 में सेबी की स्थापना होती है, जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। एलपीजी सुधार कब और क्यों अपनाए गए थे? 1990 से 92 के योजना अवकाश के दौरान 1991 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संकट उत्पन्न हो गया था। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस संकट से निपटने के लिए 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, जिसे एलपीजी सुधार कहा गया था। जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई गई थी, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण की बात की जाती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 का मुख्य फोकस क्या था? तो यह मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य बल मानव संसाधन विकास था, जो 1990 में आए एचडीआई मानव विकास सूचांक की अवधारणा से प्रेरित था। अन्य घटनाएं की बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी दौरान 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जो पंचायती राज और नगर निगम के लिए है। इसी समय 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य बातें क्या थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक होता है। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ आर्थिक विकास था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को और कारगिल युद्ध 1999 में इसी दौरान हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। यह भी आगात निर्गात मॉडल पर आधारित थी। नरेगा अधिनियम 2005 में आया और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 की विकास दर की क्या विशेषता थी? इसका लक्ष्य तीव्र और समावेशी विकास, जिसको रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें 8% की विकास दर हासिल की गई थी, जो सभी पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक की सबसे ज़्यादा थी। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसी दौरान आया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का लक्ष्य क्या था? यह अंतिम पंचवर्षीय योजना था, जो 2012 से 2017 तक चला था। इसका लक्ष्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास, जिसको रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें कृषि के लिए 4% और प्रजनन दर को 2.1%, जिसको प्रतिस्थापन दर बोलते हैं, पर लाने का लक्ष्य रखा गया था। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। वर्ष 2027 में संघाई सहयोग संगठन, जिसको एससीओ बोला जाता है, इसका शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। अब एससीओ की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1996 में संघाई 5 के नाम से हुई थी और 2001 में इसका नाम एससीओ हुआ था। वर्तमान में इसमें 10 सदस्य देश हैं। नवीनतम बेलारूस है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने थे। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। 2025 का सम्मेलन तियानजिन, चीन में हुआ था। 2026 में एससीओ का सम्मेलन बिश्केक, किर्गिस्तान में होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास की बात करते हैं। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान के बीच में आयोजित किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के जूजू द्वीप पर उत्तर कोरिया को प्रतिसंतुलित करने के लिए किया गया है। इसका मतलब ये कि इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के जूजू द्वीप पर नॉर्थ कोरिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए किया गया है। फीने ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? यह खिताब भारतीय ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। यह टूर्नामेंट समरकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था। वैशाली यह टूर्नामेंट लगातार दूसरी बार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं।
वैशाली भारत की 84th ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। फिडे की बात करते हैं, शतरंज की वैश्विक संस्था है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है? तो मंत्रालय ने भूतापीय ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है, जिसको जियोथर्मल एनर्जी बोला जाता है। अब जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की ऊष्मा हीट से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया है। इसमें जमीन के अंदर पानी भेजकर बनी भाप से टरबाइन घुमा करके बिजली बनाई जाती है। अब भारत में भूतापीय ऊर्जा, जिसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं, इसका एक प्रसिद्ध स्थल लद्दाख के पूगा घाटी में है। इस नीति का उद्देश्य इस क्षेत्र में अनुसंधान करने वाली कंपनियों को टैक्स में छूट और 3 से 5 साल का पट्टा देना। भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस संस्था को पोष अधिनियम 2013 के दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों के कार्यालयों को पोष अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया है। पोष अधिनियम का पूरा नाम क्या है? कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण रोकथाम अधिनियम 2013 है। न्यायालय ने तर्क दिया था कि राजनीतिक दलों के कार्यालय पारंपरिक कार्यस्थल नहीं है, क्योंकि वहां लोग रोजगार के लिए नहीं जाते हैं। इसे शामिल करने से ब्लैकमेलिंग का खतरा बढ़ सकता है। ऑपरेशन वीड आउट किसने और क्यों लॉन्च किया है? यह ऑपरेशन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मादक पदार्थों जैसे गांजा की तस्करी करने वाले गिरोहों को पकड़ना है। हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पे 39.2 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंस्पायर मानक अवार्ड 2025 में छात्र नवाचार के लिए किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर ने इस सूची में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि बेंगलुरु दूसरे स्थान पे है। उद्देश्य क्या है? एम्पायर योजना का उद्देश्य कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों में विज्ञान और अनुसंधान के प्रति रुचि और रचनात्मक को बढ़ावा देना होता है। हाल ही में इबोला का प्रकोप किस देश में घोषित हुआ है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसे जायरे भी कहते हैं, इसके कसाई प्रांत में इबोला का नया प्रकोप घोषित हुआ है। इबोला एक वायरस से होने वाली बीमारी है, जिसका वाहक फ्रूट बैट, जिसको फल वाला चमगादड़ बोलते हैं। इसके लक्षण में आंतरिक रक्तस्राव, जिसको इंटरनल ब्लीडिंग बोलते हैं, ये होता है। इस वायरस का नाम जायरे की इबोला नदी के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व ओजोन 2025 कब मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2025 की थीम की बात करते हैं, विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक, फ्रॉम साइंस टू द ग्लोबल एक्शन है। यह दिवस 16 सितंबर 1978 को हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? ओजोन परत का संरक्षण करना था। ओजोन परत समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है, तो समताप मंडल में पाए जाते हैं, और सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी, जिसको यूवी किरणें बोलते हैं, इससे रक्षा करता है। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना कहाँ खोला गया है? यह केंद्र नई दिल्ली में खोला गया है। इसका उद्देश्य क्या है? यह विशेष रूप से महिलाओं में होने वाले कैंसर के उपचार के लिए समर्पित एशिया का पहला केंद्र है। भारत में महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, जिसको सर्वाइकल कैंसर होता है। भारत किस देश को पछाड़ करके दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है? तो भारत ने जापान को पछाड़ करके यह स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। टोटल लक्ष्यों की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, जिसको सतत विकास लक्ष्य बोलते हैं, टोटल 17 सतत विकास लक्ष्य हैं और टोटल 169 टारगेट हैं। लक्ष्य वर्ष की बात करते हैं, इन लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने का एजेंडा है, जिसे एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। कानूनी बाध्यता की बात करते हैं, यह लक्ष्य सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है,
यह सार्वभौमिक अपील यूनिवर्सल कॉल है कि सभी देश मिलकर के धरती के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम करें। जो सतत विकास लक्ष्यों के इतिहास की बात करते हैं, शुरुआत में सतत विकास लक्ष्यों जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं को विकसित करने की प्रक्रिया 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास सम्मेलन में शुरू हुई थी। इसकी स्वीकृति की बात करते हैं 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने मिलकर के 17 सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया था। लागू होने की बात करते हैं, यह लक्ष्य 1 जनवरी 2016 से लागू हुए थे। इसमें पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पॉवर्टी है, दूसरा हंगर, तीसरा हेल्थ, चौथा एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वलिटी, छठवां वाटर होगा, सातवां एनर्जी होगा, आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, नौवां इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, 10वां इनक्वालिटीज होगा, 11वें नंबर पे सिटी होगा सस्टेनेबल सिटीज होगा, 12वें नंबर पे क्या होगा रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन होगा, 13वें नंबर पे क्लाइमेट एक्शन होगा, 14वें नंबर पे लाइफ बिलो द वाटर होगा, 15वें नंबर पे लाइफ ऑन द लैंड होगा, 16वें नंबर पे पीस एंड जस्टिस होगा, 17वें नंबर पे पार्टनरशिप फॉर द गोल होगा। तो इस तरीके से आप 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को याद कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।